Hello friends, once again welcome to my channel Physics की पाठशाला. Today once again I am presented before you to discuss a very important topic of class 11th Physics chapter 3 motion in a straight line, and the topic is derivation of equations for uniformly accelerated motions by the calculus methods. हमने पिछले वीडियो में इन्हीं इक्वेशन ऑफ मोशंस का डेरिवेशंस एल्जेब्रिक मेथड से किया था. आज की वीडियो में हम उन्हीं फॉर्मूलाज का डेरिवेशंस कैलकुलस मेथड से सीखेंगे तथा अगले आने वाले वीडियो में हम इन्हीं फॉर्मूलाज का डेरिवेशंस ग्राफिकल मेथड से भी सीखेंगे. ये तीनों ही मेथड्स अलग अलग दी गई प्रॉब्लम्स के लिए अप्लीकेबल होते हैं और इन तीनों का ही इंपॉर्टेंस अलग अलग समस्याओं के लिए, अलग अलग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए प्रयोग किया जाता है. इसलिए तीनों ही मेथड इंपॉर्टेंट है, उन तीनों का ही एप्लीकेशन हमें जानना चाहिए. तो बिना समय व्यर्थ किए चलिए स्टार्ट करते हैं. द डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस बाय द कैलकुलस मेथड्स. लेट अस अज्यूम दैट a particle is moving along a straight line with uniform accelerations. Suppose the particle is moving along the positive x-axis or along a straight line in such a way that the particle is at the position x naught at the time t is equal to 0. जब समय हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया, जिस समय से हम समय को ऑब्जर्व करना शुरू कर रहे हैं, जहाँ पार्टिकल्स के लिए हम स्टडी करना चाहते हैं कि उसकी वेलोसिटी क्या है, हम वहाँ पर अगर पार्टिकल का समय मानते हैं कि t इज इक्वल टू 0 पर वो था और उसकी वेलोसिटी u थी, तो इस u को ही हम इनिशियल वेलोसिटी भी कह सकते हैं. इसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं. मानते हैं हम कि ये t समय तक मूव करता है और पोजीशन x पे पहुंचता है. अर्थात हम ये कह सकते हैं एट द टाइम t द पार्टिकल इज एट द पोजीशन x एंड हियर द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज द v. सो v कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज द फाइनल वेलोसिटी. तो फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से दिखाते हैं. अब यहाँ पर अगर हम जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस थे हमारे, अगर हम उनको डेरिवेशंस करना चाहते हैं, तो जो पहला इक्वेशन था हमारा वेलोसिटी टाइम इक्वेशंस, उसको डिराइव करने के लिए हम मानते हैं फर्स्ट इक्वेशंस को हम करना चाहते हैं. हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो अगर हम इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कहें तो वेलोसिटी में परिवर्तन विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, समय में कितना परिवर्तन हुआ, इन दोनों का रेशियो ही हमारा, यानी वेलोसिटी में चेंज डिवाइड बाय टाइम का चेंज, इन दोनों का रेशियो ही हमारा एक्सेलरेशन को बताएगा. लेकिन अगर हम यहाँ पर बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए, अगर हमारा डेल्टा टी यानी चेंज इन द टाइम बहुत छोटा है, अगर हम कहते हैं कि ये इन्फाइनेटली स्मॉल है, मिनिमम है, उस केसेस में dt कैन बी रिटेन एज, डेल्टा टी कैन बी रिटेन एज dt and the change in velocity, this can be written as the dv. So it forms the a is equal to dv by dt, or we can write dv is equal to a dt. Now let us integrate both sides with respect to the variables. So we can write integration of the dv is equal to a dt integrations. Integration of the a dt. Now if we are integrating in this way, then it will becomes the indefinite integrals. अगर ये इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये अभी indefinite इंटीग्रल बन जाएगा. indefinite इंटीग्रल का जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी हम indefinite इंटीग्रल्स को सॉल्व करते हैं तो एक उसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड हो जाता है, फिर हमें उस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को निकालना पड़ेगा. इस समस्या से बचने के लिए हम लोग यहीं पर उसको जो फाइनाइट इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं. फाइनाइट इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर बाउंड्री कंडीशंस लगा देते हैं. तो हम लिखेंगे ऑन अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशंस. बाउंड्री कंडीशंस क्या होंगी? जब हमारा पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पर था, देखिए हमारे को dt और dv दो वेरिएबल्स दिया है, इनके रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हम इन्हीं के बीच में बाउंड्री कंडीशन निकालना चाहते हैं. हम कहते हैं कि एट t इज इक्वल टू 0
the velocity was the u. At the time t is equal to 0, velocity को हम लोग कह रहे थे u है. At time t is equal to t, t समय के बाद velocity को हम लोग v कह रहे थे. तो अगर हम इन दोनों को एज्यूम कर लेते हैं, यानी t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी को u लेते हैं और t इज इक्वल टू टाइम t पर वेलोसिटी को v कहते हैं, तो जो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है ये इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा. dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt. यहाँ पर हम इसकी लिमिट दे देते हैं. देखिए वेलोसिटी जब टाइम t इज इक्वल टू 0 से t तक वेरिएट हो रहा है. जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था तो वेलोसिटी u थी और टाइम t था तो वेलोसिटी v थी. अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं. हम जैसा जानते हैं यहाँ पर कि अगर v या कोई वेरिएबल नहीं है तो हम 1 बोल सकते हैं, या हम वेलोसिटी टू पावर 0 बोल सकते हैं 1 की जगह पर. और इंटीग्रेट अगर करते हैं तो हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर n इज इक्वल टू x टू पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, यानी पावर एक इंक्रीज कर जाती है. तो यहाँ पर हम करेंगे तो यह आ जाएगा v टू पावर 0 प्लस 1 बाई 1, यानी v बन जाएगा. तो यहां से हमारा बनेगा, अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, v लोअर लिमिट u अपर लिमिट v होगी इज इक्वल टू, यहां पर ये अगर हम राइट हैंड साइड देखें तो a हमारा कांस्टेंट था, a को कांस्टेंट को बाहर ही निकाल लेते हैं. अगर हम dt को कर रहे हैं यानी t के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं और t का कोई टर्म्स नहीं है तो हम t टू पावर 0 फिर से कह सकते हैं. t टू पावर 0 अगर होगा फिर से उसको इंटीग्रेट करेंगे तो t बचेगा हमारा t टू पावर 1 या t, और लिमिट जो होगी हमारी 0 टू t होगी. अब हम इसको फिर से सॉल्व करते हैं. आगे सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं कि हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपर लिमिट देखिए v माइनस लोअर लिमिट u इज इक्वल टू a, फिर यहाँ अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0. सो दिस विल गिव्स द v माइनस u इज इक्वल टू at और v इज इक्वल टू u प्लस at. दिस इज द first equations or the velocity time equation for the motions, for the uniformly accelerated motions we can say that. I think up to here it's okay. अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम लोग सेकेंड इक्वेशंस ऑफ मोशंस को डिराइव करने की कोशिश करते हैं. सेकेंड इक्वेशंस जो हम लोगों ने पढ़ा था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा भी था. इसको ही हम लोग ट्रेवल डिस्टेंस एंड टाइम का रिलेशंस भी कहते हैं. दैट इज व्हाट इज द ट्रेवल डिस्टेंस विद इन द गिवन टाइम. दिस इज रिलेशन इज आल्सो नोन एज द ट्रेवल डिस्टेंस विद इन द गिवन टाइम. अगर हम इसको निकालना चाहते हैं तो हम लोग ने अभी पढ़ा था v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी. हम यहाँ पर s कहते हैं ट्रेवल डिस्टेंस है, यानी x नॉट से x तक आने में जो चली गई दूरी है उसको अगर हम s कहें, सो इन दैट केस वी कैन राइट v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी. अगर ये समझ में आता है तो ठीक है, अदरवाइज हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं. हम लोग कहते थे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. तो वेलोसिटी को अगर v से कह रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डेल्टा s कह देते और टाइम को डेल्टा t कह देते. बट व्हेन द टाइम इज वेरी स्मॉल, when the time is becoming very small, delta t is very small, on that case instead of the delta t we can write the dt and the delta s can be written as the ds, so the velocity becomes the ds by dt. So from here we can write v is equal to ds by dt. हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ds is equal to v dt. अभी हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 में देखा था कि v की जगह हम u प्लस ए टी रख सकते हैं. तो यहाँ जहाँ v आ रहा है वहाँ पर हम u प्लस ए टी रख देते हैं. देन वी कैन गेट द रिजल्ट ds इज इक्वल टू u प्लस ए टी डी टी. नाउ लेट अस इंटीग्रेट. ऑन इंटीग्रेटिंग both side, what we will get, integration of the ds is equal to integration of u plus at dt. फिर से यहाँ हम देख रहे हैं कि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है. इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को अगर फिर से हम सॉल्व करेंगे, अगर इसी फॉर्म में हम सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं हम लोग, लेकिन इस फॉर्म में करने पर एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड हो जाएगा. फिर हमें इनिशियल कंडीशंस लगा करके
कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशंस को निकालना पड़ेगा, फिर उसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इतना सब करने के बजाय हम यहीं पर इनिशियल कंडीशंस को अप्लाई कर देते हैं। तो हम लोग लिखेंगे ऑन अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशंस, अगर हम यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस लगाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा पार्टिकल जब मूव कर रहा था टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, जब समय, देखिए हमारे को टाइम और डिस्टेंस के बीच में चाहिए रिलेशनशिप्स, यानी जो हमें कंडीशंस लगाना है टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कंडीशंस लगाना, तो हम कह सकते थे एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 s की वैल्यू 0 थी, डिस्प्लेसमेंट 0 था, जब समय हमारा 0 था, यानी हमने जर्नी स्टार्ट किया, जैसे हमने स्टार्ट किया टाइम t इज इक्वल टू 0 था। जब हम जर्नी स्टार्ट करते हैं या जब हम किसी पार्टिकल की जर्नी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, टाइम t इज इक्वल टू 0 होगा तो उस दशा में चली गई दूरी यानी ds वो भी 0 होगी, तो हम s की वैल्यू 0 कहेंगे। और टाइम t इज इक्वल टू t होने पर, जब समय हमारा t सेकेंड या t टाइम बीत जाता है, उस दौरान पार्टिकल के द्वारा चली गई दूरी को अगर हम s कहते हैं, तो यहाँ पर इसी कंडीशंस को लगाते हैं हम लोग। देन वी कैन गेट, अगर हम इसको इक्वेशन 3 कह देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 व्हाट वी कैन गेट, इंटीग्रेशन ऑफ द ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस at dt, और यहाँ पर जो आपकी लिमिट लगेगी टाइम t इज इक्वल टू 0 से t टाइम तक लगेगा। जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 था, टाइम t था तो डिस्प्लेसमेंट s था। अब हम इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं, देन वी कैन गेट हियर s 0 टू s इज इक्वल टू, यहाँ पर हम इसको बोल सकते थे इंटीग्रेशन ऑफ u dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ at dt 0 टू t, लिमिट्स हम दे देते हैं यहाँ पर, अभी इसको ऐसे ही लिख देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, क्योंकि एक स्टेप हम सॉल्व आगे करेंगे ही, इसलिए उसको उसी फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ से देखिए आपका आएगा s 0 टू s इज इक्वल टू u, यहाँ पर u dt है तो dt में हम वेरिएशंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, u में वेरिएशंस को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इसको ऐसे कांस्टेंट मान सकते हैं। नीचे अंदर आएगा t 0 टू t प्लस, फिर से यहाँ पर a है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और a के अंदर हम कोई वेरिएशंस को देख ही नहीं रहे हैं, इसलिए हम इसको बाहर कर लेते हैं। तो a, लेकिन यहाँ t है, t टू पावर 1 है, अगर हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो t टू पावर 1 प्लस 1, हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर n इज इक्वल टू x टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, तो यहाँ पर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 हो जाएगा, यानी t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, 0 टू t। चलिए अब फिर से हम लोग, जैसा अगर हमने इसका सॉल्व कर लिया है तो हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके उसको पूरी तरह से सॉल्व करते हैं। अपर लिमिट देखिए s रखा हमने -0, लोअर लिमिट इज इक्वल टू u, अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0 प्लस a बाई 2, क्योंकि 2 में कोई वेरिएशन नहीं होता इसलिए हम 2 को बाहर ही अगर कर सकते हैं। अपर लिमिट हम करते हैं तो t स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ a into t square. This was our the fourth equations which we have derived earlier, and we know that the distance traveled is equal to ut plus half at square. अर्थात किसी पार्टिकल द्वारा टाइम t में चली गई डिस्प्लेसमेंट को अगर दूरी को निकालना है हमें, तो हम इस रिलेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। Now let us discuss the third equation of motions, which is the v square is equal to u square plus 2as। हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसको देखा भी था कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा v square is equal to u square plus 2as होता है। इस इक्वेशंस को हम लोग वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस भी कहते थे, यानी ये पार्टिकल की वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच के रिलेशंस को बताता है, या ये बताता है कि कितनी वेलोसिटी बनेगी किसी पार्टिकल की कितनी दूरी चलने के बाद, या हम ये कहें कि s दूरी या कोई निश्चित दूरी दी गई है, उतनी दूरी चलने के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। अगर हम इसको प्रूव करना चाहते हैं तो हमने जैसा पहले यूज किया था एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, हम लोगों ने कहा था dv बाई dt, उसी को यूज करते हैं। एक्सेलरेशन a वाज द dv बाई dt,
हम लोगों ने पहले सबसे पहले वाले इक्वेशन में इसी रिलेशंस को यूज किया था। यहां पर हम थोड़ा सा इसमें अंतर कर रहे हैं, या देखिएगा dv बाई dt इंटू, अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम फिर से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dv बाई ds इंटू ds बाई dt। इसको इस तरह से मत कहिएगा कि यहां ds डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया ds से, ये मत कहिएगा, क्योंकि ये कहने का मतलब गलत हो जाएगा। अगर मैथमेटिक्स का आपको ज्ञान है तो हम ये कहते हैं कि ds बाई dt को डिफ्रेंशिएट किया और वो जो वैल्यूज आई उसको dv बाई ds के डिफ्रेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कुछ कह सकते हैं कि ds और ds का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो उसके फैक्टर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, लेकिन हम यहाँ सीधे कहें कि ds और ds एक दूसरे को काट देते हैं, कैंसिल हो जाएगा, जैसे सिंपल डिवीजन में होता है, वो यहाँ पे चीज नहीं है। इसलिए ऐसी चीजें कहिए मत या लिखिए तो बिल्कुल मत जो कि आपको कंफर्म ना हो। इसलिए हम यहाँ पर इस तरह की कोई चीज नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ पर हम लोग एक वर्ड लिखते हैं, चेन रूल, क्योंकि ये जो हमने काम किया है ये चेन रूल के अंडर में ही है। चेन रूल है वही जो आप समझ रहे हैं कि हम ds से ds काट देंगे। समझने के लिए, एप्लीकेशंस के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन लिखिएगा या करिएगा नहीं, क्योंकि मैथमेटिक्स के हिसाब से इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो अलग तरीके से है। तो चलिए हम यहाँ पर सिर्फ इसको dv बाई ds इंटू ds बाई dt कह देते हैं। अब आप जानते हो कि इस ds बाई dt को हम क्या कह सकते हैं, ds बाई dt दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट और द डिस्प्लेसमेंट बाय द टाइम टेकन की बात कर रहा है, तो दैट इज ऑल्सो नोन एज द वेलोसिटी। So it converts to v into dv by ds, or we can write a ds is equal to v dv। दोनों तरफ फिर से इंटीग्रेट कर लेते हैं। On integrating both side, what we will get, a ds is equal to v dv। फिर से हमारा ये वही चीज है, ये इंडेफिनिट इंटीग्रल बन रहा है। इसको डेफिनेट इंटीग्रल करने के लिए हम लोग बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, ऑन अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस को अगर हम लगा रहे हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं, अभी हम लोगों ने कई बार बाउंड्री कंडीशन लगा लिया, अब हम लोग समझदार हो चुके हैं, हम लोग डायरेक्टली उसको लिखते हैं। देखिए ए ds था, हम ये कहते हैं जब हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो उस वक्त की वेलोसिटी कितनी बनेगी। जब हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो है, यानी जब ये स्टार्ट हुई थी उस वक्त के डिस्प्लेसमेंट को हम u कहेंगे, तथा जब ऑब्जेक्ट s डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, यानी अपनी जर्नी को पूरी कर रहा है, जब s डिस्टेंस मूव कर चुका होगा तो उस वक्त की जो वेलोसिटी होगा दैट इज आल्सो नोन एज द फाइनल वेलोसिटी, टू दैट वी आर रिप्रेजेंटिंग एज अ v। So now let us now integrate this one. So we can write a ds को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो s 0 to s is equal to, यहाँ पर अगर हम v dv कह रहे हैं तो v to power 1 को dv करते हैं, अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2, और लिमिट आपकी u लोअर लिमिट और अपर लिमिट v। अब चलिए फिर से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए, यू विल गेट द रिजल्ट a s माइनस 0 इज इक्वल टू 1/2, चाहे बाहर कर लीजिए, v स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो दिस इज कन्वर्टेड टू द a s इज इक्वल टू 1/2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अगर यहां तक समझ में आ गया है तो हम इस 2 को, जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ था, इस 2 को ही हम बाहर कर लेते हैं, या कहिए कि थ्रू आउट हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन वी विल गेट result 2as is equal to v square minus u square, or v square is equal to u square plus 2as. This will be the our required result. This is the third equations of motions which we have used in our previous video also, but here we have derived the same relationships using the calculus methods. Using this one, we can find out what will be the velocity of a particle at a certain displacement. After certain displacement, what will be the velocity of the particle? I think up to here it's okay. The next part, and which is the most important part for the class 11th and for the competitive examinations, that is the distance traveled by the object in the nth second. That is the fourth one part, distance traveled
इन nth सेकेंड किसी पार्टिकल द्वारा nth सेकेंड में चली गई दूरी कितनी होगी। इसको फिर से एक बार समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है, फिर हम लोग इसका डेरिवेशन भी देख लेंगे। अगर हम ये कहते हैं कोई पार्टिकल यहां से यहां तक आ रहा है, अगर पार्टिकल O से P तक आता है और फिर Q तक जाता है, अगर हम ये कहें कि O से P तक आने में उसको 4 सेकंड लगते हैं, 4 मिनट लगते हैं, कहते हैं 4 मिनट, और O से Q तक जाने में उसको 5 मिनट लगते हैं, तो यहां P पर जैसे ही पार्टिकल आएगा, P पर पार्टिकल आएगा तो आपका 4 मिनट कंप्लीट हो गए। लेकिन जैसे ही P से आगे बढ़ेगा 5th मिनट स्टार्ट हो गया, यानी 5th मिनट में अगर अब देखिए हमने कहा कि 5 मिनट्स में चली गई दूरी, 5 मिनट्स में चली गई दूरी OQ होगी, 4 मिनट में चली गई दूरी OP होगी। लेकिन अगर यह कहा जाता है कि 5th मिनट में चली गई दूरी वो कितनी होगी, दैट विल बी द PQ, क्योंकि यहां से P पॉइंट से जैसे ही पार्टिकल आगे बढ़ेगा 5th मिनट स्टार्ट हो जाएगा आपका, 5th मिनट यहां से स्टार्ट हुआ और जैसे ही Q पे खत्म होगा, Q पे पहुंचेगा पार्टिकल, 5th मिनट खत्म हो जाएगा। तो 5th मिनट में चली गई दूरी को अगर हमें बताना है तो PQ बोल सकते हैं। यहां हमने एक एग्जांपल में लिया कि 5th मिनट कहा था, तो आप 5 मिनट में चली गई दूरी, या इसी को हम देखिए इस तरह से भी कह सकते हैं कि 5 मिनट में चली गई दूरी माइनस 4 मिनट में चली गई दूरी, वही आपको 5th मिनट में चली गई दूरी को बताएगा। ये तो एक एग्जांपल से हमने समझ दिया कि 4 मिनट और 5 मिनट में कितना होगा। लेकिन अगर इसी को जनरलाइज करें तो हम चाहते हैं कि n मिनट में चली गई दूरी अगर ये है O से Q तक है, तथा उससे 1 मिनट पहले n-1 मिनट में चली गई दूरी अगर O से P तक है, तो ये वाली दूरी जो होगी PQ n-1 मिनट में चली गई दूरी होगी। ठीक है, तो हम अब इसी को अगर जनरलाइज करें, अगर मिनट की जगह सेकंड बोलें तब पर भी यही चीज होगा। तो कभी भी किसी भी पार्टिकल द्वारा nth सेकंड में चली गई दूरी अगर हमें निकालना है, तो n सेकंड में चली गई दूरी माइनस n-1 यानी 1 सेकंड उससे पहले चली गई दूरी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वी विल गेट द रिजल्ट फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द nth सेकंड। चलिए इसी केस को हम लोग फिर से, या अगर ये समझ में आ गया हो तो इसका डेरिवेशन हम लोग स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था V इज इक्वल टू ds बाई डी टी, V इज इक्वल टू ds बाई डी टी, और वी कैन राइट ds इज इक्वल टू v dt। जैसा हम लोगों ने पहले इक्वेशन में पढ़ा था कि v कैन बी रिटन एज u प्लस ए टी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी डी टी, दिस इज द ds। नाउ let us integrate this one, the same result within the boundary conditions. On integrating within limit, यहां हम बाउंड्री कंडीशंस नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हम इनिशियल और फाइनल को नहीं यूज कर रहे हैं, हम nth सेकंड और n-1 सेकंड के लिए यूज कर रहे हैं, इसलिए हम बाउंड्री कंडीशंस नहीं बोल रहे हैं, हमने उसको विद इन लिमिट्स बोल दिया। तो देखिए यहां पर इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस ए टी डी टी होगा। हम यहां पे टाइम में वेरिएशन देख रहे हैं, तो देखिए हमने कहा था टाइम में वेरिएशन अगर आपको देखना है तो n सेकंड के में चली गई दूरी अगर चाहिए तो n सेकंड माइनस n-1, 1 सेकंड पहले का चीज हमें देखना पड़ेगा। तो हम यहां पे टाइम को बोलते हैं n-1 टू n सेकेंड, n-1 से n सेकेंड तक हमारा टाइम वेरिएट करेगा, और जब टाइम n-1 सेकेंड होगा उस वक्त की चली गई दूरी को हम Sn-1 कहते हैं, तथा n सेकेंड जब टाइम हमारा n सेकेंड हो जाएगा उस वक्त की चली गई दूरी को अगर हम Sn कहते हैं, तो हमारा ये लिमिट्स इसकी एप्लीकेबल हो गई, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों लग गई। चलिए उसको अब इंटीग्रेट करते हैं। हियर वी विल गेट Sn-1 Sn अपर लिमिट इज इक्वल टू, अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो देखिए n-1 n, u तो आपका एज अ कॉन्स्टेंट डील होगा क्योंकि यहाँ dt के साथ हम देख रहे हैं टाइम में कोई वेरिएशन नहीं है, तो हम यहाँ पर ut बोल सकते थे, और u चूंकि हमारा कांस्टेंट है इसलिए बाहर कर दिया, और अगर हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया तो ये सीधा सीधा आएगा t, यहाँ पे n-1 से लेके n तक का वेरिएशन होगा टाइम में, प्लस a, अगर हम इस t को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो t² बाई 2 बनेगा,
इस 2 को चूंकि यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने का, तो इसलिए हम लोग इसको सीधे सीधे बाहर रख सकते हैं। और इसकी जो लिमिट बनेगी n-1 टू n, जैसा हम लोगों ने पहले सीखा था वही काम फिर से करते हैं हम लोग। यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कहें इज इक्वल टू u अपर लिमिट n माइनस, देखिए इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, इसलिए माइनस करने का मतलब क्या होगा, माइनस n प्लस 1 हो जाएगा, साइन चेंज हो गया, प्लस a/2 n स्क्वायर माइनस n-1 होल स्क्वायर, ये कन्वर्ट होके आएगा। या हम इसको कह सकते हैं Sn माइनस Sn-1, Sn माइनस Sn-1 यानी n सेकेंड में चली गई दूरी माइनस n-1 सेकेंड में चली गई दूरी। इसी को तो हम लोग nth सेकेंड में चली गई दूरी कह रहे थे। अगर nth सेकेंड में इसको चली गई दूरी बोल रहे थे तो इसको हम लोग snth बोलते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं snth यानी nth सेकेंड में चली गई दूरी, दैट विल बी इक्वल टू u, n to n कैंसिल, 1 सिर्फ बचा, प्लस a/2। यहां पर इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, तो n स्क्वायर तो ये रहा, माइनस हमने लगाया a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2n, फिर इसको हम लिख सकते हैं u प्लस a/2 n स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, माइनस से है इसलिए सारे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 2n, माइनस से माइनस कैंसिल, जो बचता है वो हमारा आएगा u प्लस a/2 2n-1, दिस विल बी द snth, यानी nth सेकंड में चली गई दूरी को हम लोग u प्लस a/2 2n-1 कह सकते हैं। यही रिजल्ट हम लोगों का अलजेब्रिक मेथड से भी हमने ऑब्टेन किया था। अर्थात हम ये कहें कि nth सेकंड में चली गई दूरी पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी प्लस हाफ ऑफ द एक्सेलरेशन इनटू 2 इंटू n-1, यानी जितने सेकंड के लिए बोला हुआ है कि 6 सेकंड में कितना होगा, तो n की वैल्यू 6 रख करके 6 इंटू 2-1 कर लेंगे। इस प्रकार से हम nth सेकंड में n की वैल्यू कुछ भी हो, कोई भी इक्वेशन में दी गई हो, उसके लिए हम लोग रिजल्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं। आई थिंक हियर I have made clear all those 4 formulas, the derivation of all those 4 formulas once again using the calculus methods. Try to solve some numericals based on this one so that you can get the mastery in your all kind of the competitive examination, especially for the IIT JEE. In this one they will ask or they will focus only for the calculus approach. If you are fully aware of such kind of the procedures, then you can perform better. So here today I would like to conclude here. In the next video we will discuss the derivation of the same formulas but using the graphical methods. So gentlemen, I would like to stop here. Thanks for watching my video. Kindly don't forget to like, share and subscribe my channel. And if you like the explanation and the matter, then kindly share with your near and dear, with your friends. Thanks a lot and bye bye till next video. Thanks.